अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 4 अगस्त 2022 और जो हम ये 3 एडिटोरियल की समरी करेंगे उसमें जो हमारे पास पहला एडिटोरियल है वो है अननेसेसरी विजिट। ठीक है, मेरी कोशिश होगी आज आपको साथ थोड़े जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो भी बता सकूं। ठीक है, तो बेसिकली ये अननेसेसरी विजिट ये है कि गैर ज़रूरी दौरा, और ये किस हवाले से बात हो रही है कि यूएस हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी, ठीक है, उन्होंने दौरा किया ताइवान का, जिस पे जो है चाइना वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। लेकिन बहरहाल इसने ये दौरा किया नैन्सी पेलोसी ने, और ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई ये दौरा जो था वो क्या था, अननेसेसरी था, ज़रूरी नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब दो तीन जो अच्छे वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसके मीनिंग्स देख लेते हैं। कंबस्टेबल, कंबस्टेबल क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज़ जो बड़ी तेज़ी से आग पकड़े। और यहाँ पे किस हवाले से बात हो रही है? ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं किसके दरमियान? चाइना और यूएस के दरमियान, के दोनों के जो आप कह लेना कि जी जो हालात हैं वो दोनों के क्या हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि अच्छे टर्म्स में नहीं है। तो मतलब ज़रा सी भी कोई बात हो जाए तो ख़तरा है, ये क्या है, बड़ी तेज़ी से इनके ताल्लुकात में मज़ीद क्या है, ख़राबी पैदा हो जाएगी। तो उस हवाले से ये कंबस्टेबल का वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर पुट ऑफ हम देखें, पुट ऑफ होता है डिले करना, और यहाँ पे डिले की किस हवाले से यूज़ हुआ है कि जी इसको जो है वो डिले कर देना चाहिए था, मुलतवी कर देना चाहिए था बाद के टाइम के लिए नैन्सी पेलोसी को अपने ताइवान के विजिट को। अच्छा, एक और वर्ड आज हम ये देखेंगे वो है एग्रेजियस। एग्रेजियस होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बैड हो, शॉकिंग हो, ख़राब हो। जिस तरह अगर हम एग्जांपल देखें, एग्रेजियस एब्यूजेस ऑफ कॉपीराइट, और इसके सिमिलर मीनिंग में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकेंगे? एग्रेजियस को कुछ चीज़ शॉकिंग हो, अपॉलिंग हो, हॉरिफिक हो। ठीक है, और ये किस हवाले से बात की गई है कि ये दौरा किया गया है नैन्सी पेलोसी का ताइवान की जानिब से, तो इसको जो चाइना है उसने कहा है कि भाई ये जो इसका दौरा है वो क्या है, इस ट्रिप को उन्होंने कहा है एक्सट्रीमली एग्रेजियस है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा देखते हुए कि ये जिस तरह के आपस के ये ताल्लुकात चल रहे हैं चाइना अमेरिका के, ठीक है, जहाँ पे ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक वो बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन हालात में जो है ना ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये यूएस हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो क्या है अपना दौरा पुट ऑफ कर देंगे, मुलतवी कर देंगे। और कहाँ का विजिट का था? ताइवान का था। लेकिन उन्होंने कहा ये जो इन्होंने थे अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने क्या है चूज ऑप्टिक्स ओवर रैशनैलिटी, मतलब एक समझदारी का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। एक सामने जो परसेप्शन आ रही होती है उसको देख के इसने यहाँ पे काम किया है, और समझदारी का बिल्कुल भी मुजाहरा नहीं किया है। और ये ट्यूसडे को वहाँ पे लैंड कर गई वहाँ पे ताइवान में, और वहाँ इसने मुलाकात की है ताइवान के प्रेसिडेंट से। और उन्होंने कहा एक दिन बाद बिफोर जेटिंग आउट ऑफ ताइपाई टू कंप्लीट हर एशियन टूर। ठीक है। अच्छा, डे लेटर, अच्छा, तो बाद में मैंने कहा कि जी इसने मीटिंग भी की ताइवान के प्रेसिडेंट से। ठीक है, और फिर वो अपना जो एशियन टूर थी वो कंप्लीट करके चले गए। अच्छा, अब थोड़ा सा ये मतलब आजकल अगर हम किसी हॉट टॉपिक की बात करें तो चाइना और यूएस के जो है ना जो मसाइल चल रहे हैं ताइवान को लेके, तो ये एक हॉट टॉपिक है, आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ी डिटेल बताइए कि ये सारा मसला है कि उसको चाइना को इतराज़ क्या है कि अगर वो चली गई है नैन्सी पेलोसी ताइवान, तो वहाँ पे उसको इतराज़ ये है कि चाइना, आगे एम डैश लगा के बता रहा है, विच हैड स्ट्रांगली अपोज द विजिट, जिसने बहुत जो है ना इस पे एतराज़ किया था इस विजिट पे इस अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से, हैज़ रिएक्टेड फ्यूरियसली, उन्होंने इस पे बड़ा गुस्से का इजहार किया है। और इस ट्रिप को क्या क्या है, एक्सट्रीमली एग्रेजियस, बहुत ही कोई चीज़ जो बुरे मानों में यूज़ होती है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस ट्रिप को उन्होंने कहा है एक्सट्रीमली एग्रेजियस था। जबकि जो चाइनीज़ मिलिट्री है उन्होंने ऐलान कर दिया है मैसिव ड्रिल्स का, कहाँ पे? इन द वाटर्स अराउंड ताइवान। अच्छा, अब ये यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको एडिटोरियल में वो यहाँ नजर आएगी कि भाई ये सारा मसला हुआ क्या है, कि चाइना को मसला क्या है कि अगर कोई इनका कोई ऑफिशियल ताइवान चला गया है। मसला ये है कि बीजिंग जो है ना वो समझता है कि ताइवान जो है वो हमारे टेरिटरी का पार्ट है, और कोई भी फॉरेन अटैम्प्ट अगर की जाए इसको ग्रांट करने के लिए लेजिटिमेसी ताइवान एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस, कि अगर वो कुछ चाह रहे हैं, एस्पिरेशन होते हैं ख्वाहिशात, ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के लिए वो चाह रहे हैं, और उसको उन्होंने क्या है लेजिटिमेसी देने की कोशिश की, उसको पे ज़ाहिर है वो जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना वाले हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे तनाजुर में नहीं देखेंगे। और यहाँ पे सारी ये बात ये कर रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है ना उसको अवॉइड किया जा सकता था अगर मिस पेलोसी है ना उसने एक्ट किया होता इन अ मोर प्रूडेंट मैनर, बड़े समझदार तरीके से उसने एक्ट किया होता, तो इस सारी चीज़ को रोका जा सकता था। अब जितनी भी टेंशन है, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो अब सिर्फ एक दौरे से, क्योंकि आगे बताएंगे भाई इस दौरे से आपको हासिल कुछ नहीं हुआ, तो इतना आपने चाइना और अमेरिका के दरमियान
जो है वो टेंशन लाने की कोशिश की क्योंकि खासतौर पर बता रहे हैं कि जिस तरह हमारा इकॉनमी का ये बुरा हाल हुआ इसको रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके, तो इस तरह जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती, एक और महाज खुल जाए चाइना यूएस का। अच्छा, उन्होंने कहा मतलब इतराज़ तो था ही, लेकिन उन्होंने कहा जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट थी ना वो भी वो तो नाखुश थे ही चाइना वाले कि क्यों पेलोसी ने विजिट किया है वहाँ का ताइवान का। तो जो इवन जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी है ना वो इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी पेलोसी के ताइवान के ट्रिप को लेके। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है ना वो दिखाई दी अनईजी किसके ताइवान ट्रिप के साथ, यानी वो भी खुश नहीं थे। और उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकर थे वाइट हाउस और पेंटागन में, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया, समझा कि ये जो साथ ही ये यूक्रेन रशिया वॉर है, इसमें ब्रेजिंग इन यूरोप एंड ग्लोब फेसिंग अ डीप इकोनॉमिक रिसेशन, कि ये पूरी दुनिया को ये सामना है इसका इकोनॉमिक रिसेशन का। तो उन्होंने कहा एक और महाज खोलना चाइना के साथ ये क्या है, अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह की जो लॉजिक थी, मंतक थी ना, ये उसको नहीं अपील की, नहीं उसको ये समझ आई मिस पेलोसी को। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये लाजमी पूछा जाना चाहिए कि भाई इस पूरे दौरे से हासिल क्या हुआ। यूएस स्पीकर ने कहा ताइपे में कि जो दुनिया है उसको सामना है चॉइस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन दोनों चीज़ों के दरमियान इसको मतलब इसको सामना है कि किस चीज़ का इंतखाब किया जाए। और बेसिकली उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि अमेरिका खड़ा होता है अमेरिका खड़ा है डेमोक्रेटिक ताइवान के साथ, यानी कब इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटिक चाइना, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली साबित करने की कोशिश की कि ये डेमोक्रेटिक है ताइवान और चाइना क्या है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ज़्यादा देर नहीं गुजरी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो सऊदी अरेबिया था और वो किसी तरह भी जो है ना वो डेमोक्रेटिक रूल को फेवर नहीं करता। और साथ ही हमने देखा कि जी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना इसराइल में भी था, जो दावा तो करते हैं जमहूरियत का, विच क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी बट रूटीनली मैसेकर्स डिफेंसलेस पैलेस्टीनियंस जो है वो क्या करते हैं, मैसेकर करते हैं, ज़िबा करते हैं डिफेंसलेस पैलेस्टीनियंस, मतलब जो नहते फ़लस्तीनी हैं तो उनका को है ये मारते हैं। तो उन्होंने कहा ये पेलोसी की ये बात भी कि भाई जी हम इसके साथ खड़े हैं डेमोक्रेसी के साथ, और दुनिया जो है ना उसको सामना है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का। तो उन्होंने कहा ये चीज़ भी उसकी गलत साबित हो गई। बेसिकली साबित करने की कोशिश करें कि भाई आपको वहाँ पर जाके मिला क्या, आपने टेंशन तो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी पेलोसी के दौरे से, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी ये विज़िट जो है ना वो क्या है, वो ना के बराबर था डेमोक्रेसी के बारे में, जमहूरियत के बारे में, बल्कि सिर्फ ये जो दौरा इसलिए किया गया था कि वो उसको दिखाया जा सके कि भाई जो चाइना है उसको क्या है लोगों की नज़रों में उसको क्या आप कह सकते हैं कि गंदा किया जाए। तो उन्होंने कहा या तो जो यूएस है उसको सामने आके ये कहना चाहिए कि वो अडेयर नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता वन चाइना पॉलिसी को, और वो जो है ना वो तैयार है सामना करने के लिए जो मज़ाहमत है और जो भी आप कह सकते हैं कि बैकलैश है, तनकीद है, किसकी जानिब से, बीजिंग की जानिब से यानी चाइना की जानिब से, या इसको क्या है एक समझदाराना फैसला करना चाहिए। और वो ये होना चाहिए कि जी भाई वो चाइना और ताइवान को छोड़ दे कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद अमन के साथ जो है ना वो डील करें और उसमें फॉरेन एक्टर्स को इन्वॉल्व ना करें, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने पेलोसी को वहाँ भेज के बहुत ज़्यादा ये टेंशन में है ना वो इजाफा कर दिया चाइना और यूएस की, ठीक है। ये आज का हमारा पहला एडिटोरियल था। बाकी मेरा आपने वीडियो देखनी हो जहाँ हम रोज़ एक वीडियो में 3 एडिटोरियल शेयर करते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, ठीक है। 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरा एडिटोरियल देख लेते हैं। दूसरा एडिटोरियल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है। ये इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स उसके हवाले से था, इम्पोर्ट बिल के हवाले से, इसको बाद में करते हैं। अभी हम करते हैं टू बैन और नॉट टू बैन। अच्छा, अब ईसीपी का डिसीजन आया है तो अब बहुत ज़्यादा ये ज़ाहिर है हुकूमत इस पर बैंक कर रही थी कि जैसे पता नहीं पीटीआई है ना उसको बैन कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल क्योंकि जिस तरह बाई इलेक्शन में इनको शिकस्त हुई है तो आप वोट के ज़रिए तो उसको शिकस्त नहीं दे सके इमरान खान, तो एक टेक्निकल बुनियादों पर इनकी कोशिश थी कि किसी तरह जो है ना वो पीटीआई से छुटकारा हासिल किया जा सके। और उसके बाद फिर हमने ईसीपी का डिसीजन देखा कि उस पर उन्होंने डिटेल जारी की कि भाई कहाँ कहाँ से जो फॉरेन नेशनल और फॉरेन जो कंपनीज थी वहाँ से उनको पैसे आए पीटीआई को, और बीच में बहुत ही छोटी अमाउंट भी शामिल थी, $50 $100 भी शामिल थे पाउंड्स। तो लेकिन उसके बाद ये सवाल आ गया कि भाई क्या अब फेडरल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी कि नहीं, कि अब ये यहाँ पे यूएस का डिसीजन आया है
तो उसी वाले से एडिटोरियल पूछा गया है टू बैन और नॉट टू बैन, कि बैन किया जाए कि बैन ना किया जाए, ठीक है। तो उस वाले से कह रहे हैं कि जी द रूलिंग पार्टीज मस्ट टेक अ पॉज बिफोर मेकिंग अ फर्म डिसीजन अबाउट वेयर द पॉलिटिकल प्रोसेस विल गो आफ्टर द पीटीआई प्रोहिबिटेड फंडिंग वर्डिक्ट। उन्होंने कहा जो सारी रूलिंग पार्टीज हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि इससे पहले कि वो एक कोई डिसीजन लें कि भाई ये सारा सियासी प्रोसेस जो है वो कहाँ जाएगा, ये जो पीटीआई प्रोहिबिटेड फंडिंग वर्डिक्ट आया है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ना बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, ये बीटीआई प्रोहिबिटेड जो फंडिंग फैसला आया है। उन्होंने कहा पहली जो है ना कॉल फॉर ब्लड इज रिंगिंग श्रिल। कॉल फॉर ब्लड होता है कि जब आप किसी को कहो, किसी को आप पनिशमेंट करो, किसी शख्स किसी ग्रुप को बहुत ज़्यादा इन अ फेरोशियस और zealous मैनर। अच्छा, उस टाइम पे जब या ये बड़े ज़ोर शोर से मुतालबा खासतौर पे अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है कि भाई इसको जो है ना वो आप सज़ा दो पीटीआई को, और लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस तरफ जाना, पुशिंग देम टूवर्ड्स अ मिस्टेक दैट हैज़ बीन रिपीटेड टू मेनी टाइम्स इन आवर हिस्ट्री। लेकिन उन्होंने कहा ये मिस्टेक जो है ना वो कई दफ़ा हमारी तारीख में दोहराई गई है। अब साथ ये कह रहे हैं कि जी द पीटीआई मस्ट इंडीड बी टेकन टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है अगर किसी ने कोई काम गलत किया है तो उसको क्या है अकाउंटेबल ठहराया जाए, उसको उसके किए की सज़ा दी जाए। तो उन्होंने कहा जो पीटीआई ने जो भी किया है उसको सज़ा ज़रूर दी जानी चाहिए फॉर ब्रेकिंग द लॉ, किस लिए ये लॉ को ब्रेक किए जाने पे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देयर कैन बी नो क्वेश्चन अबाउट डैट। उन्होंने कहा इस सिलसिले में मतलब कोई बात है ही नहीं करने की कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई पीटीआई को सज़ा ना दो। लेकिन अब ये सवाल पूछा गया था कि भाई बैन करना चाहिए कि नहीं, तो वो कह रहे हैं कि जी ताहम बैन ऑन द पार्टी एंड इट्स लीडरशिप इज़ नॉट द आंसर। उन्होंने कहा कि बैन कर देना पार्टी को और उसकी लीडरशिप को वो क्या है, आंसर नहीं है, मसले का हल नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा ये देखते हुए कि किस तरह जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, गैर जमहूरी ताकतें हैं ना, वो नए एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं ताकि जो सिविलियन लीडर्स हैं उनको क्या है अंडर देयर थंब रखें। अंडर देयर थंब बड़ा अच्छा इडियम है, इसका मतलब है किसी को अपने इन्फ्लुएंस में रखना। इसको अगर हम देखें ठीक है, कंट्रोल में रखना। जिस फॉर एग्जांपल देखें ही वाज वेरी मच अंडर द थंब ऑफ हिज फादर। तो उन्होंने कहा जब उस टाइम पे जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं ना वो बहाने तलाश कर रही हैं कि सिविलियन लीडरशिप को है ना वो अपने इन्फ्लुएंस में, अपने कंट्रोल में रखें, तो इस तरह का डिसीजन कि जी बैन कर देना पार्टी को या लीडर को, वो एक उसको क्या किया जाना चाहिए, शुड बी एक्टिवली स्टेयर्ड क्लियर ऑफ। इसका मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम अवॉइड। तो उन्होंने कहा इस सारे डिसीजन को इस तरह के उसको क्या है अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं जी given the laissez-faire attitude of our ruling classes when it comes to rules and regulations, other parties are also likely to struggle if faced with a detailed scrutiny of their books। अच्छा, अब देखें बात ये की जा रही है कि पीटीआई पे तो बड़ी तंकीद हो गई है कि जी इनको फॉरेन फंडिंग मिली, इनको बैन कर दो। लेकिन उन्होंने कहा देखते हुए जो हमारा laissez-faire एटीट्यूड है ये क्या होता है कि जब आप मीन्स अलाउ टू डू विद द आइडिया बीइंग लेट पीपल डू एज दे चूज, ठीक है, कि आप उनको मतलब जो भी वो करना चाहें वो कर सकें। तो उन्होंने कहा ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, खासतौर पे हमारे रूलर्स की जानिब से रूल्स और रेगुलेशंस को लेके ये भी करना चाहें कि जी वो करें। तो उन्होंने कहा अगर यही इन्होंने रखा तर्ज अमल तो ये दूसरी पार्टीज़ हैं ना वो भी स्ट्रगल करेंगी, उनको भी मुश्किलात आएंगी इफ़ फेस्ड विद अ डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ देयर बुक्स, अगर सामना उनको करना पड़ा जांच पड़ताल का, कड़ी जांच पड़ताल का ऑफ देयर बुक्स, उनके ऑफ देयर बुक्स का मतलब है कि उनके अकाउंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एडिटोरियल कह रहा है कि ठीक है अगर पीटीआई ने कुछ किया है उसको आप सजा दो, लेकिन ये कहना कि जी आप उसको बैन कर दो, उसकी लीडरशिप को बैन कर दो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्योंकि एक तो खासतौर पे गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो एक्सक्यूज ढूंढ रही हैं कि सिविलियन लीडरशिप को अपने क्या है इन्फ्लुएंस में रखो, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई आप पीटीआई पे अगर ये कह के इल्ज़ाम लगा देते हो तो हमारी जो दूसरी पार्टीज़ हैं पोलिटिकल पार्टीज़, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होगा अगर जांच पड़ताल हो उनके अकाउंट्स की, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, अगर आप एक को इस बात पर सजा दे दोगे पीटीआई को तो यकीनन जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो भी दूध की धुली नहीं हैं। अच्छा, उन्हें का इस्तेमाल करते हुए ईसीबी वर्डिक्ट को कि आप बैन लगाना पीटीआई को, वो क्या है एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा, एक मिसाल सेट कर देगा फ्यूचर लीडर्स के लिए भी कि उनको भी आप हटा दो इसी ऑन सेम प्रोटेक्ट, इसी बुनियाद पे। तो उन्होंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सिविलियन लीडरशिप है वो अवॉइड करे, वो बचे इस तरह की सेटिंग दमसेल्स अप इन सच अ मैनर, ठीक है। तो उन्होंने कहा उनको इस चीज़ से बचना चाहिए कि जिस तरीके से ये सिविलियन लीडरशिप जिस तरफ हमारी जा रही है, जिस तरह अगर आप देखें रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि पीटीआई पे है ना बैन लगाए जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये ज़्यादा डॉन वाले हैं ना वो एंटी पीटीआई जाते हैं, प्रो नून लीग जाते हैं। तो यहाँ पे अब बीच में वो उन्होंने अपनी वो डाल दी है कि जी
जो नवाज शरीफ को जिन ग्राउंड्स पे हटाया गया तो उन्होंने कहा वो भी उनको रोका गया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, वो बड़ी फ्रिवलस थे, वो कोई मतलब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं थे और बड़ा अनफेयर डिसीजन था। और उन्होंने कहा सेम सोर्ड हैंग्स ओवर द पीटीआईज हेड, ठीक है। तो इसको अगर आप लफ्जी मतलब देखें, सर पे तलवार मंडलाना, इसका मतलब ये होता है कि जब आप जो हो ना एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे है ना बहुत बुरी कुछ आपके साथ हो सकता है किसी भी वक्त। तो उन्होंने कहा वही चीज़ जो इन्होंने नवाज शरीफ के साथ की थी, अब वही चीज़ जो है ना उसी सिचुएशन का इसको पीटीआई को सामना हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये उस टाइम बुरा था जब नवाज शरीफ था कि उन्होंने एक पॉपुलर लीडर को है ना वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकाल दिया फ्लिमजी ग्राउंड्स में, उन्होंने कहा वैसे ही उतना ही गलत होगा अगर अभी की जो गवर्नमेंट है वो भी सेम उसी चीज़ को करे और इसको बैन लगाने की बात करे पीटीआई को। उनका वक्त ने बताया है कि वाहिद तरीका जो लीडर्स जो है ना उनको हटाया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है पॉलिटिकल इक्वेशन से, सारी सियासी सूरत हाल से, अगर जो वोटिंग है वो डिसाइड करे, लोग डिसाइड करें कि भाई वो बस अब इसको ये है मतलब मज़ीद वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी लीडर को। तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं डिसाइड करेंगी कि भाई जी दूसरे को बैन कर देंगे कि नहीं, ये चीज़ क्या है जो वोटर हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल माजी में देखे कर रहे हैं कि जब माजी में कोशिश की गई इस तरीके से तो क्या हुआ। उन्होंने कहा जनरल अयूब ने कोशिश की, फेल हो गया, और साथ ही जुल्फ़िकार भुट्टो और जनरल ज़िया ने उसके बाद ये इस तरह की कोशिश की, वो फेल हो गया। और उसके बाद उन्होंने कह रहा है कि यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने भुट्टो डिसीजन को अपहेल्ड किया कि बैन किया जाए वली खान की नेशनल अवामी पार्टी को। तो ये रीमर्ज हुई, दोबारा जाहिर हुई एनडीपी के तौर पे और बाद में एएनपी के तौर पे, ठीक है। तो बात कह रहे हैं कि जी आप जो है पार्टी को बैन नहीं करा सकते, असल ताकत किसकी है, लोगों की है, वोट के ज़रिए। तो एग्जांपल देके बता रहे हैं कि किस तरह ये यहाँ पे हमारे पास नेशनल अवामी पार्टी है ना इसको जब बैन किया गया था तो ये एनडीपी के तौर पे सामने आई और बाद में ये क्या है हमें एएनपी के तौर पे सामने नज़र आई। तो इसलिए उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और इनकार करना चाहिए इस तरह की फ्यूटाइल बात की जाने पे कि भाई इसको बैन लगा दो, ये कर दो। उन्होंने कहा ये इस मसले का कोई हल नहीं है। अब कह रहे हैं जी पीटीआई इमरान खान को लाजमी पेनल्टीज़ और फाइन का सामना करना चाहिए और जो भी कोई इन्होंने प्रोहिबिटेड फंड्स इस्तेमाल किए हैं उन्होंने रिसीव किए थे उसको क्या है ज़ब्त कर लेना चाहिए स्टेट की जानिब से। उसी वक्त उन्होंने कहा ये जो वर्डिक्ट है जिसमें नवाज शरीफ को रोका गया था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उसको रिविजिट करना चाहिए और उसको दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा ये सारा पॉलिटिकल एरिना और बैलेट बॉक्स पे छोड़ देना चाहिए बजाय इसके कि आप यहाँ पे इसको बैन कराते फिरो किसी भी पॉपुलर लीडर को। और उन्होंने कहा पीटीआई जो जारी रखे हुए है ऐसे एक्ट करना कि भाई लॉज पे अप्लाई नहीं होता तो उसको भी है ना अब पब्लिक के गुस्से का सामना है, देखते हुए कि किस तरह फ्रिवलसली इसने अपने पॉलिटिशियंस जो हरीफ थे उन पे अटैक किया और जिसमें वो कहते थे कि भाई ये फॉरेन फंडेड एजेंट है, मनी लॉन्ड्रर हैं, चीट हैं, करप्ट हैं। और जहाँ पे वो बात करें कि जो थे हमारे पास इसके लीडर इमरान खान वो भी क्या है उन्होंने इस तरह का बयानिया मतलब पकड़ा हुआ था कि जी सिर्फ वही लोग हैं कि जी वही लोग हैं जो एहतसाब और शफाफियत के बिल्कुल अलंबरदार हैं। और उन्होंने कहा ये चीज़ बिल्कुल एक्सपोज हो गई, आया हो गई है जब ये ईसीपी का डिसीजन आया है। उन्होंने कहा कि जी इसके जो हरीफ हैं वो इसको एक पॉलिटिकल केस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक में जाने के लिए कि देखें भाई जिसको आप कहते थे ईमानदार सच्चा वो ईसीपी में क्या निकला है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा इसको बट दे मस्ट ट्रस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू हैव द फाइनल से, लेकिन उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सहारा लेना चाहिए कि उसके बाद भी ठीक है आप पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए तो आप कह सकते हो आवाम में जाने इससे पहले इलेक्शन से पहले कि भाई देखें जी आप इमरान खान को इतना वो समझते थे ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे ये इसका रिजल्ट आया। लेकिन उन्होंने कहा इन दी एंड जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जमहूरी अमल ही जो है ना उसको टू हैव द फाइनल से कि उसी से डिसाइड होना चाहिए, बेसिकली वोट की ताकत से डिसाइड होना चाहिए कि इमरान खान ने हुकूमत में रहने के नहीं बजाय इसके कि आप बैन करने की कोशिश करो। और इस तरह की उन्होंने माजी की एग्जांपल्स दे के भी बताया है कि किस तरह माजी में इस तरह नहीं कामयाब हो सका था किसी को आप बैन लगा देना पार्टी को, ठीक है। अच्छा जल्दी से हम तीसरा एडिटोरियल भी कर लेते हैं, वो है हमारे पास इम्प्रूविंग फंडामेंटल्स। अच्छा अब इसमें ये है कि इसमें उन्होंने बताया है कि हमारी इंपोर्ट बिल में है ना वो क्या है रिडक्शन हुई है, ठीक है। जिससे हमको पता है कि जी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। और ख़ासतौर पे हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तो उस वजह से है ना हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से यहाँ पे कुछ बेहतरी नज़र आई है और यहाँ पे जो फिगर्स आई हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि
कि इसमें हमारे पास हाईएस्ट सिंगल डे गेन हमें नज़र आया है होम करेंसी में, और रुपये है ना वो स्ट्रेंथन हुआ है 228.8 टू डॉलर में इंटरबैंक मार्केट में। फिर हमने देखा है कि शेयर मार्केट जो है ना वो बढ़ी है 900 KSE 100 इंडेक्स 900 पॉइंट से, और उन्होंने कहा ये दिखाता है कि जी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो क्या है बहाल हो रहा है, और कम से कम अभी के लिए, ठीक है। साथ ही वो हमें स्टेटमेंट नजर आई IMF की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान ने जितनी भी प्रायर कंडीशंस थी लेंडर के बेल आउट मनी वो हासिल करने के लिए वो उन्होंने पूरी कर ली हैं, और इस वजह से भी जो है ना वो हमें कुछ मार्केट्स में ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी देखने को मिली। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अच्छा यहाँ पे इन्होंने कहा ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये आप डेटा पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अब असल बात पता क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है कि इंपोर्ट्स को लिमिट करे, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे इन्होंने पाबंदी भी लगाई थी ताकि किसी तरीके से जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें रिडक्शन लाई जा सके। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास अभी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इंपोर्ट्स को लिमिट करे, लेकिन उनका ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, कर्ब्स है, वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी वक्ती तौर पे रिलीफ दे सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आखिर में इनको क्या है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनमें नरमी लानी पड़ेगी अगर इकॉनमी को हमने ग्रो कराना है और जॉब्स क्रिएट करनी है, ठीक है। उन्होंने कहा वक्ती तौर पर तो ठीक है, आपने ये इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगा के इसको थोड़ा काबू कर लिया है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू को, लेकिन ये क्या है वक्ती टेम्प्रेरी इशू है, आपको सस्टेनेबल नहीं है ये कोई, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा ज़रूरी है कि नेशन के इंपोर्ट बिल को जो है ना वो कम किया जाए ताकि जो ट्रेड गैप है उसको नैरो किया जाए, लेकिन उन्हें क्या क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, और उसमें लॉन्गर टर्म में इन्होंने सोल्यूशन बताए कि इनको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा एक तो ये है ना इसको एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए FDI को। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने कहा जी वो रेमिटेंसेस हैं उनको बूस्ट करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना यहाँ पे पैसे भेजें। तो ये कुछ इन्होंने बताए हैं कि अगर हम वाकई देर पा चाह रहे हैं कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू ना हो, तो इस चीज़ में हमें डाइवर्सिफाई करने चाहिए एक्सपोर्ट्स। सेकंड चीज़ हमें अट्रैक्ट करनी चाहिए FDI, और आखिर में कह रहे हैं कि जी हमें रेमिटेंसेस को बूस्ट करना होगा, ठीक है। और साथ कह रहे हैं कि जी और इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फोकस करे कि सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो इकॉनमी का सामना है उसको इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी हो ताकि टैक्सेस जो है ना उन्हें रेज़ किया जा सके इस मुल्क को चलाने के लिए, और जितने भी रुकावटें हैं एक्सपोर्ट के वाले से उसको क्या है दूर किया जाए, रिमूव किया जाए, ठीक है। और साथ ही वो पॉलिसीज़ अपनाई जाएँ कि फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को यह है ना लाया जा सके ताकि ग्रोथ बढ़े और जॉब्स क्रिएट हों। और उन्होंने कहा ये अनरियलिस्टिक होगा, बड़ा आप कह लेंगे जी गैर हकीकी होगा ये एक्सपेक्ट करना कि जी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेगी, जब ज़्यादातर इसकी कोशिश है वो किस तरफ है कि जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए, ताकि किस तरह हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। लेकिन एक दफ़ा अगर IMF प्रोग्राम आ जाता है हमारे पास, हमें वहाँ से ट्रांश मिल जाती है, किस्त मिल जाती है, तो ये दूसरे मल्टीलैटरल बायलैटरल असिस्टेंस है, मदद है, वो भी आना स्टार्ट हो जाएगी अगले कुछ महीनों में। और ये टाइम होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो वाकई असल वर्क है फिर और वो शुरू करे और एग्जीक्यूट करे रिफॉर्म्स, इस्लाहात को, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ हमें देखने को मिल सके, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा जब IMF से मिल जाएगा तो हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना होगा। आप चीज़ों पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगा के वक्ती तौर पे तो आप अपना जो इंपोर्ट बिल है उसको ठीक कर लोगे, जो हमारा ट्रेड गैप है, लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म सोचना है तो हमें ये जितनी भी इन्होंने सोल्यूशन बताए थे उसको हमें वो पॉलिसीज़ अपनानी होंगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी ये आपने मेरा DM एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप देखना हो, जिस तरह आज हमने 3 एडिटोरियल किए हैं, इस तरह हम रोज़ रात को 9 से 10 के दरमियान ऐसी वीडियो शेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा PDFs वगैरह भी होते हैं, आप सैम्पल मटेरियल भी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।